क्रिस गिल्बो की मशहूर किताब द $100 स्टार्टअप के मूल संदेश को समझना और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ना? क्योंकि ये किताब उन लोगों की कहानियों को सामने लाती है जिन्होंने बिना किसी एमबीए की डिग्री के, या बिना किसी बड़े वेंचर कैपिटल या भारी भरकम बैंक लोन के। हाँ, महज $100 या उससे भी कम की रकम से अपने शौक को एक बेहद सफल माइक्रो बिजनेस में बदल दिया। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना ही ये उन खोखले इंटरनेट स्टार्टअप्स के बारे में है जो बस हवा में बातें करते हैं। हाँ, ये तो उन 80 पन्नों वाले उबाऊ बिजनेस प्लान्स के भी सख्त खिलाफ हैं जिन्हें असल जिंदगी में कोई नहीं पढ़ता। सही बात है। इसके बजाय हम आज उन असली लोगों के डेटा पर बात करेंगे जिन्होंने ये साबित किया है कि आज की दुनिया में एक नया करियर बनाने के लिए लाखों रुपयों की नहीं बल्कि स्वतंत्रता और मूल्य यानी फ्रीडम और वैल्यू की गहरी समझ होनी चाहिए। और आज के दौर में जब पुरानी और सुरक्षित मानी जाने वाली नौकरियों के दरवाजे एक-एक करके बंद हो रहे हैं ना, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये माइक्रो बिजनेस क्रांति एक नई उम्मीद जगाती है। बिल्कुल जगाती है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये बात थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती है कि कोई इंसान बिना पूंजी के बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता है। ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है। लेकिन किताब में जेम्स क्लिर्क का जो उदाहरण है ना, वो इस बात को एकदम साफ कर देता है। जेम्स क्लिर्क, वही जो सियाटल में कंप्यूटर डेटा सेंटर बनाने का काम करते थे। हाँ, वही। मतलब सोचिए, उनके पास एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी थी, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों पे जिंदगी जीने का फैसला किया। जो कि आज के समय में बहुत से लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जेम्स ने बिना किसी भारी कागजी योजना के अपना सब कुछ पैक किया और साउथ कैरोलिना चले गए। वहां उन्होंने एक ऑथेंटिक कॉफी शॉप खोली। अरे वाह! उनका लक्ष्य कोई बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना नहीं था, बल्कि बस अपनी स्वतंत्रता हासिल करना था। लेकिन यहीं पे एक पेंच फंसता है। एक बार जब कोई ये तय कर ले कि उसे अपनी शर्तों पर काम करना है, तो अगला कदम होता है एक सही बिजनेस आइडिया खोजना। हाँ, और वो सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है लोगों को। जैसे मान लीजिए, मेरा पैशन तो दिन भर सोफे पर बैठकर पिज्जा खाना हो सकता है, पर कोई इंसान मुझे इस काम के लिए पैसे क्यों देगा? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इससे एक बहुत जरूरी बात खड़ी होती है कि आखिर शौक और व्यवसाय के बीच की वो बारीक रेखा क्या है। वही तो, क्योंकि हर पैशन बिजनेस नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। क्रिस गिल्बो ने इसके लिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया है जिसे वो कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जेंस मतलब संगम। हाँ, संगम। कन्वर्जेंस का सीधा सा मतलब है उस सटीक जगह को खोजना जहाँ किसी इंसान का कोई खास शौक या हुनर दुनिया के बाकी लोगों की किसी बड़ी जरूरत से जाकर टकराता है। और सबसे अहम बात यह है कि उस समस्या को सुलझाने के लिए लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करने को तैयार हों। एकदम सही। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ किसी चीज में माहिर होना काफी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को गिटार बजाना बहुत पसंद है, वो उसमें बहुत माहिर भी है, लेकिन दुनिया में ऐसे लाखों गिटारिस्ट हैं जो बेहतरीन संगीत बनाते हैं, पर उससे अपनी रोजी रोटी नहीं चला पाते। हाँ, क्योंकि उस स्थिति में वो केवल एक शौक बनकर रह जाता है। वहां वो संगम नहीं हो रहा है जहां कोई दूसरा व्यक्ति उस कला के लिए पैसे देने को बेताब हो। तो फिर इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए? इसी के लिए किताब में एक मैजिक फॉर्मूला दिया गया है। मैजिक फॉर्मूला? अच्छा, वो क्या है? वो फॉर्मूला है पैशन या स्किल प्लस उपयोगिता मतलब यूजफुलनेस बराबर सफलता। पैशन प्लस यूजफुलनेस। अगर हम बेनी लुइस का उदाहरण लेना तो ये फॉर्मूला एकदम साफ हो जाता है। बेनी लुइस, वो आयरिश इंजीनियर? हाँ, बेनी को अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उन्हें नई भाषाएं सीखने का बड़ा जुनून था। तो उन्होंने खुद को एक प्रोफेशनल लैंग्वेज हैकर का नाम दे दिया था, है ना? बिल्कुल। अब देखिए, कोई उन्हें सिर्फ इसलिए तो पैसे देगा नहीं कि वो दुनिया भर में घूमकर खुद नई भाषाएं सीख रहे हैं। हाँ, क्योंकि भाषा सिखाने वाले तो दुनिया में पहले से ही अनगिनत मौजूद हैं। ग्रामर और शब्दावली रटाने वाले संस्थानों की कोई कमी थोड़ी है। यही तो कैच है। बेनी ने ये पहचाना कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या भाषा के व्याकरण को समझना नहीं है, बल्कि उस भाषा को बोलने से लगने वाला डर है। ओह, मतलब वो हिचकिचाहट। तो उनका मॉडल पारंपरिक शिक्षा से एकदम अलग था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो लोगों को पहले ही दिन से नई भाषा बोलने के लिए प्रेरित करता था। तो बेसिकली बेनी ने अपने ग्राहकों के भीतर बैठे उस मनोवैज्ञानिक डर को खत्म किया। बिल्कुल। उनकी उपयोगिता या यूजफुलनेस सिर्फ भाषा सिखाने में नहीं थी, बल्कि उस झिझक को तोड़ने में थी। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और गैरी का उदाहरण भी तो कुछ ऐसा ही है ना, जिन्हें लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर मास्टर के नाम से जानते हैं। हाँ, गैरी, जिन्हें हवाई यात्राएं करने और एयरलाइंस के माइल्स इकट्ठा करने का शौक था।
तो उन्होंने इस शौक से बिजनेस कैसे बनाया? गैरी ने देखा कि लाखों लोगों के पास एयरलाइंस के ढेरों रिवॉर्ड पॉइंट्स और माइल्स पड़े होते हैं, लेकिन एयरलाइंस के नियम इतने उलझे हुए होते हैं कि आम इंसान उन माइल्स को कभी रिडीम ही नहीं कर पाता। ये तो है, वो नियम बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो गैरी ने अपने इस शौक को एक सर्विस में बदल दिया। वो लोगों को सिखाने लगे कि कैसे उन जटिल नियमों के बीच से रास्ता निकालकर मुफ्त में हवाई यात्राएं की जा सकती हैं। मतलब बेनी और गैरी दोनों ने ही अपने जुनून का इस्तेमाल दूसरों की एक बहुत ही वास्तविक समस्या को सुलझाने के लिए किया। एकदम सही। ये एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। पैशन वो है जो इंसान खुद के लिए करता है, लेकिन बिजनेस वो है जो है। लेकिन देखिए, जब कोई विचार मिल जाता है और ये तय हो जाता है कि कौन सी समस्या सुलझानी है, तो अगली चुनौती ये आती है कि वास्तव में बेचा क्या जाए। यहाँ पे प्रोडक्ट के फीचर यानी उसकी विशेषताओं और उसके बेनिफिट यानी उसे मिलने वाले फायदे के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर लोग मानते हैं कि वे एक वस्तु बेच रहे हैं, जबकि असल में वे एक भावना बेच रहे होते हैं, है ना? बिल्कुल। बिजनेस के मनोविज्ञान में फीचर और बेनिफिट का ये अंतर सबसे बुनियादी है। वैल्यू का असल मतलब कोई भौतिक वस्तु देना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। मतलब ग्राहक कभी भी फीचर्स के लिए नहीं खरीदते। नहीं, वो भावनात्मक फायदे खरीदते हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया के V6 रेंच को ही ले लीजिए। अच्छा, वहाँ क्या होता है? तकनीकी रूप से वे अपने ग्राहकों को घोड़े की सवारी करने का मौका और रात को कैंपफायर के पास बैठने की जगह देते हैं। ये सब फीचर्स हैं। लेकिन अगर किसी को सिर्फ घोड़े की सवारी करनी है, तो वो किसी भी साधारण अस्तबल में जा सकता है। लोग V6 रेंच में छुट्टियां बिताने के लिए इतनी भारी रकम क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि V6 रेंच घोड़े नहीं बेच रहा है, वो शहरी लोगों को एक दिन के लिए असली काउबॉय बनने का एहसास बेच रहा अरे है। वाह! वो उन्हें उनके रोजमर्रा के तनाव से दूर एक रोमांचक अनुभव दे रहा है। ग्राहक उस एहसास के लिए पैसे देते हैं। ये तो स्टीमी किचन के संस्थापक जेडन हेयर के उदाहरण जैसा ही है। बिल्कुल। इंटरनेट पर लाखों रेसिपीज एकदम मुफ्त में उपलब्ध हैं। अगर जेडन सिर्फ खाना बनाने की विधि बताती, तो वो कभी इतना बड़ा मुकाम नहीं बना पाती। तो वो असल में क्या बेच रही हैं? उनकी वेबसाइट का असली उद्देश्य लोगों को सिर्फ खाना बनाना सिखाना नहीं है, बल्कि परिवारों को डाइनिंग टेबल पर एक साथ लाना है। वो स्वादिष्ट खाने के माध्यम से परिवार के साथ बिताए गए क्वालिटी टाइम का बेनिफिट बेच रही हैं। यहाँ पर बात आकर सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम दूसरों की मदद करने या उन्हें कोई समाधान देने की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे बचपन की वो मशहूर कहावत याद आ रही है। कौन सी वाली? वही कि किसी को एक मछली दोगे तो वो एक दिन खाएगा, लेकिन अगर उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे तो वो जिंदगी भर खाएगा। हाँ, ये तो सबने सुनी है। ये कहावत हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती है। लेकिन क्रिस गिल्बो की ये किताब एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान देती है। किताब कहती है, गिव देम द फिश, मतलब लोगों को सीधे पकाई हुई मछली दे दो। बिल्कुल। और ये सुनकर लोग अक्सर हैरान हो जाते हैं। ये तो सदियों पुरानी समझदारी के एकदम उलट है। कोई बिजनेस किसी को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय उसे पूरी तरह से तैयार समाधान क्यों देना चाहेगा? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो हमें मानव स्वभाव की सच्चाई को मानना होगा। आधुनिक जीवन इतना तेज और तनावपूर्ण हो गया है कि लोगों के पास नई चीजें सीखने का समय या ऊर्जा ही नहीं बची है। मतलब ग्राहक मूल रूप से आराम और सुविधा चाहते हैं। हाँ, वो उस पूरी प्रक्रिया की मेहनत नहीं करना चाहते। मान लीजिए कोई इंसान दिन भर ऑफिस में काम करके थका हारा घर लौटता है। उस वक्त वो ये नहीं सीखना चाहता कि खेती कैसे होती है या मसाले कैसे चुने जाते हैं। वो बस चाहता है कि बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना उसके सामने परोस दिया जाए। बिल्कुल। यानी लोग किसी भी समस्या का एंड रिजल्ट चाहते हैं। वो ऐसी चीज खोज रहे हैं जो उन्हें अतिरिक्त समय दे सके, उनका तनाव कम कर सके या उन्हें ज्यादा खुशी दे सके। और जो बिजनेस ग्राहकों को ये सीधी सुविधा यानी पकाई हुई मछली देने में सक्षम होता है, वो सबसे तेजी से सफल होता है। लोगों को प्रोसेस नहीं, सॉल्यूशन चाहिए। ये तो समझ में आता है कि लोग सामने खड़ी हो जाती है। वो क्या? बनी बनाई मछली बांटना, मतलब एक पूरा तैयार समाधान देना, सुनने में बहुत खर्चीला लगता है। एक आम धारणा है कि कोई भी ठोस सोल्यूशन देने वाली कंपनी शुरू करने के लिए लाखों रुपयों की जरूरत होती है। हाँ, बड़ा ऑफिस, इन्वेंट्री, टीम, यही सब सोचते हैं लोग। तो बिना बड़ा कर्ज लिए कोई इस तरह का समाधान कैसे दे सकता है? यहीं पर तो ये किताब पारंपरिक सोच को पूरी तरह से तोड़ देती है। गिल्बोन ने अपने शोध में 1500 से अधिक ऐसे व्यवसायों का अध्ययन किया और पाया कि एक माइक्रो बिजनेस शुरू करने की औसत लागत सिर्फ $610 थी। सिर्फ $610? हाँ, और इनमें से बहुत से बिजनेस तो केवल $100 या उससे भी कम में शुरू किए गए थे। ये कैसे मुमकिन है? इसका सबसे बड़ा रहस्य है लंबी चौड़ी योजनाएं बनाने की बजाय
तुरंत एक्शन लेवा। लोग 80 पन्नों का बिजनेस प्लान बनाने में महीनों लगा देते हैं, ये सोचकर कि हर खतरे का पहले से ही अंदाजा लगा लिया जाए। लेकिन असल में उस 80 पन्नों के दस्तावेज को कोई भी इन्वेस्टर या ग्राहक पलट के नहीं देखता। सही मायने में किसी भी नए बिजनेस को सिर्फ 140 कैरेक्टर के मिशन स्टेटमेंट की जरूरत होती है। 140 कैरेक्टर, मतलब एक पुराने ट्वीट जितना लंबा। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट एक छोटे से संदेश जितना होना चाहिए। हम इन खास तरह के ग्राहकों की ये मुख्य फायदा पाने में मदद करते हैं, बस इतना ही। इसका कोई उदाहरण? जैसे हम व्यस्त नौकरी पेशा लोगों की उनके पालतू कुत्तों की देखभाल करने में मदद करते हैं ताकि वे बिना किसी चिंता के अपना काम कर सकें। ये बहुत स्पष्ट है, सीधा है और तुरंत समझ में आता है कि क्या वैल्यू दी जा रही है। और अगर हम बिना पैसे की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं ना, तो ब्रेट केली का मामला बहुत ही रोचक है। ब्रेट कीली, उनके बारे में क्या खास है? किताब के अनुसार ब्रेट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और उन पर $15,000 का क्रेडिट कार्ड का भारी कर्ज था। $15,000 का कर्ज? बाप रे। हाँ, घर चलाने के लिए उन्हें और उनकी पत्नी को अलग-अलग शिफ्ट में काम करना पड़ता था। ब्रेट को एवरनोट नाम के सॉफ्टवेयर का बहुत शौक था। अच्छा, वो जो नोट्स बनाने वाला ऐप होता है। उन्हें उसमें एक बहुत बड़ी कमी देखी। उस सॉफ्टवेयर का कोई ढंग का यूजर मैनुअल या गाइड मौजूद नहीं था। तो ब्रेट ने क्या किया? क्योंकि एक कर्ज में डूबा इंसान जिसके पास ना पब्लिशिंग का अनुभव है और ना मार्केटिंग का बजट, वो इसका बिजनेस कैसे बना सकता है? ब्रेट ने जो किया वो एक्शन ओवर प्लानिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने रात रात भर जाग कर महीनों तक एवरनोट के हर एक पहलू का अध्ययन किया और एक 90 पन्नों की पीडीएफ ई बुक तैयार कर दी। बस एक पीडीएफ फाइल? हाँ, इसके लिए उन्होंने किसी पब्लिशिंग हाउस के चक्कर नहीं काटे, क्योंकि उसमें महीनों लग जाते। उन्होंने बस एक साधारण सा पेमेंट गेटवे सेट किया और इंटरनेट के उन फोरम्स पर अपनी किताब के बारे में बताना शुरू किया, जहां एवरनोट के यूजर्स अपनी समस्याओं पर बात करते थे। उनमें वो किताब बेची कितने में? सिर्फ $25 में। उन्होंने वो ई बुक सीधे उन लोगों को बेची जिन्हें उसकी तुरंत जरूरत थी। और इसका नतीजा क्या रहा? उस एक पीडीएफ फाइल ने उन्हें $1,20,000 से ज्यादा की कमाई करवा दी। सच में? सिर्फ एक पीडीएफ से? ये तो कमाल है। उन्होंने एक बड़ी समस्या पहचानी और सीधा समाधान ग्राहकों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ब्रेड का मामला तो एक डिजिटल प्रोडक्ट का था, जिसमें लागत वैसे भी कम होती है। एम्मा और ब्रूस का जो किस्सा किताब में है, वो तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हाँ, एमा और ब्रूस वाली कहानी तो मेरी फेवरेट है। उन्हें अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म शुरू करनी थी, जिसके शुरुआती खर्चों के लिए उन्हें $17,000 चाहिए थे। एम्मा उस वक्त केवल 23 साल की थी और ब्रूस अपनी निजी जिंदगी में एक तलाक से गुजर रहे थे। और ऐसे प्रोफाइल वाले लोगों को तो कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि बैंक को सुरक्षा के तौर पर कोई ठोस संपत्ति चाहिए होती है, सिर्फ हवाई आइडिया नहीं। तो फिर उन्होंने पैसा कैसे जुगाड़ा? यहीं पर उन्होंने एक बहुत ही चतुर और थोड़ा जोखिम भरा रास्ता अपनाया। जब बैंकों ने बिजनेस लोन देने से मना कर दिया, तो उन्होंने बैंक के सिस्टम की एक खामी का फायदा उठाया। कौन सी खामी? बैंकों को बिजनेस आइडिया पर भरोसा नहीं होता, लेकिन उन्हें कारों पर भरोसा होता है, क्योंकि कार एक भौतिक संपत्ति है जिसे लोन न चुकाने पर जब्त किया जा सकता है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? एम्मा और ब्रूस ने बिजनेस लोन की फाइल बंद की और एक कार लोन के लिए आवेदन कर दिया। एक कार लोन? वो भी उस कार के लिए जिसे खरीदने का उनका कोई इरादा ही नहीं था? बिल्कुल। उन्होंने किसी तरह से उस कार लोन सिस्टम का इस्तेमाल करके नकद पैसा हासिल किया। लेकिन ये तो बहुत बड़ा पर्सनल रिस्क था। अगर उनकी फर्म नहीं चलती तो वो एक भारी वित्तीय संकट में फंस जाते। रिस्क तो था, लेकिन उन्हें अपने कन्वर्जेंस पे पूरा भरोसा था। उन्होंने उस पैसे को अपनी फर्म के शुरुआती खर्चों में लगाया, तुरंत क्लाइंट्स हासिल किए और सबसे खास बात, उन्होंने महज 10 महीनों के भीतर उस पूरे लोन को ब्याज समेत चुका दिया। अरे वाह, 10 महीने में लोन खत्म? हाँ, और आज उनकी वो बिना पैसे के शुरू हुई कंपनी 4 देशों में काम कर रही है। तो इन सारी कहानियों का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एक बिजनेस शुरू करने के रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है वो पैसे की कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो दीवार है इनर्शिया, यानी हमारी अपनी झिझक, डर और पहला कदम न उठा पाने की मानसिकता। सही बात है। शुरुआत करना हमेशा सबसे डरावना होता है। इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत का जिक्र है, द फर्स्ट $1.26 इज द हार्डेस्ट। यानी पहले $1.25 कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसे ही वो पहला डॉलर आपके खाते में आता है, सब कुछ बदल जाता है ना। 100% बदल जाता है।
वो पहला डॉलर सिर्फ पैसा नहीं होता, वो एक प्रमाण पत्र होता है। ये इस बात का ठोस सबूत होता है कि दुनिया में कोई ऐसा अजनबी मौजूद है जो आपके हुनर के लिए अपनी जेब से पैसे निकालने को तैयार है। और वो पहली सेल इंसान के दिमाग में बैठे उस सारे डर को चकनाचूर कर देती है। उसके बाद ये सिर्फ उस प्रक्रिया को दोहराने का खेल बन जाता है। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने अपनी झिझक तोड़ दी, मिशन स्टेटमेंट बना लिया, $100 से कम काम शुरू कर दिया और अपनी पहली सेल भी कर ली। बिजनेस चल पड़ा। पर अब क्या? अब एक नया डर आता है। अगर ये माइक्रो बिजनेस बहुत ज्यादा सफल हो गया, बहुत तेजी से बढ़ने लगा, तो क्या ये फिर से एक उसी 9 से 5 वाली कॉर्पोरेट जेल में तब्दील नहीं हो जाएगा जिससे भागने के लिए ये सब शुरू किया गया था? ये चिंता एकदम जायज है। बहुत से लोग इसी वजह से बिजनेस को बड़ा करने से डरते हैं। तो एक इंसान अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना अपनी आय को कैसे बढ़ा सकता है? यहाँ पर किताब ट्विकिंग यानी छोटे-छोटे और रणनीतिक बदलावों की वकालत करती है। बिजनेस को बढ़ाने का मतलब हमेशा 100 कर्मचारियों को काम पर रखना नहीं होता। तो ट्विकिंग कैसे काम करती है? बड़े कदम उठाने की बजाय जो काम पहले से चल रहा है, उसी में ऐसे बदलाव करना जिससे आमदनी कई गुना बढ़ जाए। इसका एक बहुत प्रभावी तरीका है किसी प्रोडक्ट को एक सर्विस में बदल देना। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? पेरी मार्शल का मामला इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पेरी इंटरनेट के माध्यम से $50 की एक रिपोर्ट बेचते थे जो काफी लोकप्रिय थी। ठीक है, तो इनकी अच्छी खासी कमाई हो रही होगी। हाँ, कमाई तो हो रही थी, लेकिन एक दिन किसी ने उन्हें बताया कि रिपोर्ट खरीदने वाले लोग जानकारी तो पा रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उस जानकारी को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। और अगर पेरी सिर्फ वो $50 की रिपोर्ट बेचते रहते, तो एक समय के बाद तो बाजार सैचुरेट हो ही जाता ना। हर कोई तो वो रिपोर्ट नहीं खरीदेगा। बिल्कुल। और पेरी ने इस खतरे को भांप लिया था। उन्होंने ट्वीकिंग की। उन्होंने उस रिपोर्ट के आधार पर ग्राहकों के लिए जंप स्टार्ट वर्कशॉप शुरू कर दी। मतलब प्रोडक्ट को सर्विस में बदल दिया। हाँ, वे ग्राहकों के साथ सीधे काम करने लगे और उन्हें उस जानकारी को लागू करना सिखाने लगे। शुरुआत में उन्हें शक था कि लोग इसके लिए पैसे देंगे या नहीं, लेकिन उन वर्कशॉप्स ने उनके बिजनेस की दिशा ही बदल दी और उनके लिए $1 मिलियन की कमाई का रास्ता खोल दिया। ये तो एक शानदार रणनीति है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा रेस्टोरेंट है जो हफ्ते के दिनों में तो अच्छा चलता है, लेकिन वीकेंड पर वहां भीड़ कम होती है। तो वो रेस्टोरेंट उन खाली दिनों में कुकिंग क्लासेस शुरू कर सकता है। जगह वही है, संसाधन वही है, बस आय का एक नया स्रोत जुड़ गया। ये प्रोडक्ट को सर्विस में बदलने की बात हुई। लेकिन अगर हम व्यापार के विस्तार की बात करें, तो हर महीने नए ग्राहक ढूंढना भी तो एक बहुत थका देने वाला काम है। बहुत थका देने वाला। और इसीलिए ब्रायन क्लार्क का बिजनेस मॉडल बहुत दिलचस्प है। ब्रायन का मानना है कि मार्केट शेयर के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है शेयर ऑफ द कस्टमर। शेयर ऑफ द कस्टमर। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि हमेशा नए ग्राहकों के शिकार पर निकलने की बजाय उस ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करें जो आप पर पहले ही भरोसा जता चुका है। अच्छा, तो अगर कोई ग्राहक एक बार $50 का प्रोडक्ट खरीदता है, तो वो सिर्फ एक दिन की कमाई है। लेकिन अगर उस ग्राहक को एक ऐसी वैल्यू दी जाए जिसके लिए वो हर महीने खुशी-खुशी $20 देने को तैयार हो जाए, तो क्या होगा? तब वो एक रिकरिंग सब्सक्रिप्शन मॉडल बन जाता है। बिल्कुल। इस मॉडल में बिजनेस को हर महीने जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। आय में स्थिरता आती है और एंटरप्रेन्योर को वो मानसिक शांति मिलती है जो सच्ची स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। आय और ग्राहकों को जोड़े रखने की बात चल रही है तो मुझे ओमाहा की मेगन हंट का उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, जो हाथ से बनी हुई खूबसूरत वेडिंग ड्रेसेस डिजाइन करती हैं। लेकिन उनका मार्केटिंग का तरीका बहुत ही अलग है, जिसे स्ट्रैटेजिक गिविंग मार्केटिंग प्लान कहा जाता है। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। मेगन का मानना है कि हमेशा सिर्फ बेचने की कोशिश करने की बजाय लोगों को मुफ्त में जानकारी देना और उनकी मदद करना ही व्यापार को बढ़ाने का सबसे अचूक तरीका है। मेगन हंट का ये तरीका इंसानी मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे नियम पर काम करता है। पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी का नियम। मतलब जब आप बिना किसी लालच के किसी को कुछ देते हैं, तो सामने वाले के मन में आपके प्रति एक विश्वास और एक आभार पैदा होता है। वो मुफ्त ज्ञान आपको एक साधारण विक्रेता से हटाकर एक भरोसेमंद